Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. Okay. पेपर काफी अच्छा था आप लोगों का, ये मेजर टेस्ट 3. ठीक है. आई होप आपने एक बार वापस से रीअटेम्प्ट किया होगा आफ्टर द टेस्ट. ठीक है. इसको डिस्कस करेंगे आज, अलग अलग मेथड. आपका कोई मेथड हो तो आप भी मेथड डिस्कस कर सकते हो. ठीक है. इनकेस अगर आपने कोई और मेथड अप्लाई किया हो और आंसर आ गया हो तो डिस्कस कर लेना. एंड हाँ, इंटीग्रेशन का मैं एक बात मुझे बतानी थी, तो एक बार बाकी बच्चे आ जाए फिर मैं इंटीग्रेशन का भी डिस्कस करता हूँ. चलो स्टार्ट करते हैं. बच्चे बाकी ज्वाइन करते रहेंगे. अपन पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन ये था. अब इस क्वेश्चन को आप इजी कैटेगरी में ही डालोगे क्योंकि इसमें फंडामेंटल फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ज्योमेट्रिक मीन का. तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान लो x1 x2 x3 अप टिल xn ये नंबर है, तो बताओ इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है. बोलो. Under root x1 into x2 into xn raised to power 1 by n. हाँ, इनको प्रोडक्ट करते हैं. अंडर रूट नहीं आता है, सिर्फ क्या आता है 1 by n, है ना. n नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका क्या है. n नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका क्या है. सबका प्रोडक्ट की पावर 1 by n. क्लियर है. इस तरीके से आप किसी भी n नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं. अब क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ना था और ये क्वेश्चन डुएबल था. बोला ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द 6 ऑब्जर्वेशन आर कैलकुलेटेड दिस. 6 ऑब्जर्वेशन का ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया 13 के बराबर. It was later found that one of the observation was recorded 28 instead of 36. 36 की जगह 28 रिकॉर्ड कर लिया और 28 रिकॉर्ड करके ज्योमेट्रिक मीन कितना आया 13 आया. तो करेक्ट क्या होगा वो पूछा गया. तो देखो टोटल 6 एंट्री में से 5 एंट्री तो सही थी, सिर्फ एक ही एंट्री गड़बड़ थी. तो 5 एंट्री को तो अपन कुछ मान लेते हैं x1 x2 x3 x4 x5. और जो गलत एंट्री थी वो क्या थी 28. और इसको मानते हुए ज्योमेट्रिक मीन कितना आया 13 आया. इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना आया 13. यहां से ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. सबका प्रोडक्ट की पावर 1 by 6 इक्वल टू 13. तो यहां से मेरे पास एक रिलेशन क्या आ जाएगा x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 x5 तक इसका प्रोडक्ट की पावर 1 by 6. यहाँ से 28 की पावर 1 by 6 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई. अब करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन निकालना था. करेक्ट डेटा क्या है x1 x2 x3 x4 x5. ये तो करेक्ट था ही सही. बस 28 की जगह आपको क्या लेना था 36 लेना था. 28 की जगह आपको क्या लेना था 36 लेना था. अब आपका करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा. वापिस से इनका प्रोडक्ट इंटू 36 की पावर 1 by 6. अब इसमें से शुरू के जो 5 है इनको अलग अलग कर लेते हैं और 36 की पावर 1 by 6 अलग हो जाएगा. अभी शुरू के 5 का प्रोडक्ट ऑलरेडी हम निकाल चुके थे. ये कितना है 13/28 की पावर 1 by 6 मल्टीप्लाई बाय 36 की पावर. यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 13 इंटू 38/28 की होल पावर 1 by 6 कैलकुलेट कर. ठीक है. तो ये क्वेश्चन फंडामेंटल मतलब आपको ढंग से बस लैंग्वेज पढ़नी थी और प्रॉपर्ली अप्लाई करना था. ठीक है. इसमें बस एक छोटा सा फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन का यूज हुआ था. ठीक है. ये पहला क्वेश्चन था. सेकंड था ये वाला. अब अगेन मैंने एक बात आपको हमेशा बोली है, कभी भी एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है जेई के लिए. क्वेश्चन की शक्ल को देख के कभी भी डायरेक्ट मत छोड़ना. जेई हमेशा ये करता है कि आपको वो क्वेश्चन ऐसा बना के देगा. बहुत सी बार ऐसा होता है. एक्चुअली में कभी कभी टफ भी हो सकता है. अगर टफ होगा तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन बिना अटेम्प्ट किए नहीं छोड़ना. एक बार देखो उसको ढंग से उतारो. क्या गिवन डेटा है, क्या पूछा गया है, क्या वो डुएबल है कि नहीं है. ये जजमेंट लेने में ऐसा नहीं कि शुरू के 2 सेकंड में देखा क्वेश्चन टफ दिख रहा छोड़ के आगे बढ़ गए. अगर वो चैप्टर नहीं आता तो अलग बात है, लेकिन अगर वो चैप्टर थोड़ा बहुत भी अपने पढ़ा हुआ है तो डायरेक्ट मत छोड़ना. क्वेश्चन दिखने में टफ दिख सकते हैं पर कभी कभी एक्चुअली में इजी भी आ जाते हैं. सेम ये क्वेश्चन था, ये दिखने में बहुत अजीब दिख रहा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह बहुत सारा दिया हुआ था. तो हो सकता है अपन को लगे टफ, हो सकता है टफ भी हो. अगर अपन को टफ लगेगा तो आप छोड़ सकते हो. लेकिन ये जजमेंट जो है
कि क्वेश्चन छोड़ना या नहीं छोड़ना ये डायरेक्ट कभी नहीं आना चाहिए। कम से कम 30 सेकेंड उस क्वेश्चन में आपको देने चाहिए, 30 सेकेंड बाद आप जजमेंट लो कि छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना। और जेई में ऐसा होगा, आपको पेपर के बाद पता चलेगा कि क्वेश्चन तो बहुत इजी था, फोकट में छोड़ के आ गया। तो ऐसा है आपके साथ एग्जाम में ना हो, इसलिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, फिर आप जजमेंट लेना कि छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू के, साइन के अंदर 2 पाई, और 2 पाई के साथ क्या दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाई के, माइनस एक्स अलग से प्लस साइन के अपॉन एक्स माइनस के। इस प्रॉब्लम, इस पूरे क्वेश्चन में बाकी सब तो फंक्शन सिंपल है, बस ये थोड़ा सा यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का आ गया, लेकिन आगे 2 पाई का मल्टीपल भी है। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज ये थी कि ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये दूसरा वाला भी है कोई ना कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, दोनों का आंसर इंटीजर होगा, और इंटीजर माइनस इंटीजर भी कोई ना कोई इंटीजर आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, लेकिन इंटीजर ही आएगा। बोलो हाँ है ना? यस है ना? मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये कोई ना कोई क्या होगा, कोई ना कोई एक इंटीजर होगा n। अब ये मैं इसको ऐसे इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि आगे 2 पाई दिया हुआ है, आगे क्या दिया हुआ है 2 पाई, तो मुझे पता है साइन ऑफ कोई भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई के साथ में इसको प्लग इन करूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, माइनस एक्स, तो मुझे पता है साइन ऑफ 2n पाई माइनस थीटा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा। बताओ ये क्या होता है, कौन सा क्वाड्रेंट है? बोलो। साइन ऑफ 2n पाई, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट है। 2n पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में साइन थीटा क्या होता है? नेगेटिव, तो ये इसका आंसर क्या है? माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो डायरेक्टली 2n पाई माइनस थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं, हाँ है ना? यस 2n पाई तो यूं ही हट जाएगा पूरा का पूरा। तो जो क्वेश्चन में आपको दिखने में अजीब बना रहा था वो वाला पोर्शन तो अपने आप ही हट गया। आपके पास क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? साइन ऑफ 2n पाई माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन के अपॉन एक्स माइनस के। आपका जो क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ पे आ गया। अब अगर आप एक्स को के रखोगे तो बताओ कौन सा फॉर्मेट है? एक्स को के रखने पे कौन सा फॉर्मेट है इंडिटरमिनेंट का? 0 0 बाय 0। 0 बाय 0 को सॉल्व करने के लिए कौन सा तरीका अपना सकते हो? सर एल हॉस्पिटल एल हॉस्पिटल अप्लाई कर लो। वेरिएबल यहाँ पे एक्स है, वेरिएबल कौन है? एक्स, क्योंकि एक्स टेंड्स टू के है। ऊपर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन के कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और नीचे एक्स का डिफरेंशिएशन 1 है ना, और कांस्टेंट का 0। अब एक्स की जगह के रख देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ कॉस के। क्या समझ में आया? यस यस तो ये क्वेश्चन अगेन बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया होगा देखते, या फिर हो सकता है आरएचएल एलएचएल का पता नहीं क्या क्या निकाल रहे होंगे। तो यहाँ पे छोटा सा ऑब्जर्वेशन क्या था, 2 पाई के साथ आगे प्रोडक्ट में था, तो 2 पाई था इसलिए फायदा हो गया। अगर 2 पाई नहीं होता तो फिर कुछ और दिमाग लगाना पड़ता, लेकिन 2 पाई एन था इसलिए फायदा हो गया, क्योंकि 2 पाई एन माइनस थीटा को आप साइन थीटा लिख सकते हो, तो ये वाला एक्सप्रेशन आपका हट जाएगा। ठीक है, तो ये आज ये जो ऑब्जर्वेशन आपने इस क्वेश्चन में सीखा है ये ध्यान रखना जेईई के हिसाब से। अगर ये ऑब्जर्वेशन देखोगे तो इसको भी इजी मीडियम कैटेगरी में ही हम डालेंगे। नेक्स्ट, अब ये भी आपको क्वेश्चन टफ नहीं था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। फंडामेंटल है बाइनोमियल थ्योरम का 7 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड द 7 टर्म फ्रॉम द एंड। बिगनिंग से 7 टर्म क्या होगा? क्या बोला है क्वेश्चन में? द रेशियो उनका दिया हुआ है 1:6। 7 टर्म फ्रॉम बिगनिंग अपॉन 7 टर्म फ्रॉम एंड का रेशियो गिवन है 1:6। तो शुरू से 7वीं टर्म निकालने का तो कोई बाइनोमियल में सारे ही क्वेश्चन जनरली सारे क्वेश्चन जनरल टर्म से ही आते हैं, तो जनरल टर्म पता होनी चाहिए। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? NCR, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर और सेकेंड टर्म की पावर आर। बाइनोमियल ऑलरेडी आपका ऑलरेडी हो चुका है ना। x प्लस वाई की पावर x n के एक्सपांशन में जनरल टर्म को लिखने का तरीका ये होता है। NCR, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर आर। तो बाइनोमियल का एक फंडामेंटल क्वेश्चन था। तो शुरू से 7वीं टर्म, तो अगर आप यहाँ पे आपको 7वीं टर्म चाहिए तो क्या आ जाएगा? NC6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे r+1 होता है तो यहाँ पे r आता है एक कम,
तो 7 टर्म चाहिए तो NC6 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म की पावर n-6 इंटू सेकेंड टर्म की पावर 6, तो ये 7 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग डिवाइडेड बाय 7 टर्म फ्रॉम द एंड। अब 7 टर्म फ्रॉम द एंड निकालने के लिए एक तरीका सिखाया था कि क्या करो, इसको उल्टा कर दो। इसको उल्टा कर देंगे तो उल्टे उल्टे में जो 7 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग होगा वो सीधे का 7 टर्म फ्रॉम द एंड होगा, हाँ है ना। इसको क्या Yes, sir. इसका उल्टा Yes, क्या sir. होगा, इसको आगे लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, ठीक है। x की जगह y की जगह x कर दो। अब इसका शुरू से छठा टर्म निकालता हूं, इसके उल्टे का शुरू से छठा टर्म ऊपर वाले का पीछे से छठे टर्म के बराबर होगा, 7वें टर्म के बराबर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा NC6 अगेन फर्स्ट टर्म की पावर n-6 इंटू सेकेंड टर्म की पावर 6। अभी कैलकुलेशन टफ नहीं है, NC6 तो कट ही हो गया, पावर कॉमन आ जाएगी, सिंप्लीफाई करोगे n आसानी से निकल जाएगा, हाँ है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपका इजी कैटेगरी में ही जाएगा। अगर आपने पेपर ईमानदारी से दिया होगा तो ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए था। क्लियर है सबको, बोलो। Sir. सर एक बार आप ये Yes, सॉल्व कर yes. दो, क्योंकि करा था मैंने बट ये पूरा नहीं हो पा रहा था। ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों की पावर सेम है तो कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर 1/3, नीचे क्या आ जाएगा 3 की पावर, इसको डिवाइड करोगे ना, डिवाइड करोगे, देखो ध्यान से, ये डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन ऊपर चल जाएगा। इसको ध्यान से देखो, ये पावर 1/3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर n-6/3। ये डिनोमिनेटर वाली चीज ऊपर चल जाएगी न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन न्यूमरेटर में चल जाएगा, हाँ है ना। तो 3 की Yes. पावर n-6/3 और ये वाली टर्म नीचे ही रहेगी, 3 की पावर 1/3 इंटू 6 दैट इज 6/3 और ये नीचे वाली टर्म क्या रहेगी 2 की पावर 6/3। अब बेस सेम है, पावर सब्सट्रैक्ट कर देना। क्लियर है, यहाँ पे बेस सेम है, पावर सब्सट्रैक्ट करोगे n-6/3 माइनस 6/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n-6/3 माइनस 6/3। दोनों की देखो पावर भी सेम हो, यहाँ पे आ जाएगा 6 की पावर -1। दोनों की पावर सेम है तो प्लग इन हो जाएंगे, बोलो। यस सर। Yes, sir. ये भी कितना हो गया 6, ये भी हो गया 6, पावर आपस में कंपेयर कर लोगे, यहाँ से n आ जाएगा। क्लियर है, Yes, बोलो। sir. ओके सर। ये पावर आपस में कंपेयर कर लेना, n-12/3 इक्वल टू -1, यहाँ से n पता चल जाएगा। ठीक है, बेस सेम बना दिया है, पावर कंपेयर कर लिए। अगला, अब ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर आप इसको क्वेश्चन को देख के डर गए होंगे तो फिर ये डुएबल क्वेश्चन था। किया था एग्जाम में कि छोड़ दिया था? सर किया था लेकिन गलत हो गया। चलो एक बार ट्राई करो। अभी h ऑफ g ऑफ fx कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्या निकालें, गॉफ निकालना है, फिर गॉफ को h के अंदर रखना है ना। आपको क्या चाहिए, h ऑफ g ऑफ f। सबसे पहले गॉफ पता करो, फिर गॉफ की जो वैल्यू आएगी वो h के अंदर रख देना, और फिर जो आंसर आएगा उसमें x की जगह ये रखना है। करो ट्राई जल्दी से, पहले गॉफ पता करो, गॉफ कितना आएगा, फिर जो आंसर आएगा उसको h के अंदर रखो। ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं चाहिए आपको। अच्छा, एक चीज और मैं बता रहा हूं, जिन बच्चों की अगर कोई प्रीवियस इंटीग्रेशन की क्लासेस छूट गई हो, वो लोग रिकॉर्डिंग से अगली क्लास में रिकॉर्डिंग देख के आना, पहली चीज। सेकेंड चीज, मैंने आप लोगों को मॉड्यूल का एक होमवर्क दिया था, एक्सरसाइज 1 में, आई थिंक सेक्शन नंबर A ऐसा कुछ दिया था, ग्रुप में देख लेना, भेजा था। ठीक है, तो मैंने कहा था कि वो मॉड्यूल का जो डिस्कशन हम वेडनेसडे वाली क्लास में करेंगे, वो मैंने सैटरडे को आई थिंक भेज दिया था आपके ग्रुप में। तो आप लोग वो मॉड्यूल अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि वो अटेम्प्ट करोगे तो ही ये चैप्टर सीखोगे। वो मॉड्यूल का अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल जो वेडनेसडे वाली क्लास होगी उसमें मैं वो मॉड्यूल का डाउट डिस्कशन करूंगा। तो अगर आप करके आओगे तो आपको उस क्लास से फायदा होगा, अदरवाइज आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने पड़ेंगे। अगर डायरेक्ट सॉल्यूशन देखोगे कभी नहीं सीख पाओगे, चैप्टर आपको टफ लगेगा। इसलिए मॉड्यूल का जो मैंने होमवर्क दिया है आप लोगों को, उसको आपको ढंग से अटेम्प्ट करके आना है अगली क्लास। मॉड्यूल में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो जो भी मॉड्यूल में जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं इंडेफिनिट के, उनको आप अटेम्प्ट करके आना। कल डाउट डिस्कशन करेंगे,
और फिर डाउट डिस्कशन के बाद अपने उस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। चलो फटाफट देख लेते हैं इस क्वेश्चन। एच ऑफ जी ऑफ एक्स गॉफ, गॉफ मतलब जी के अंदर एफ एक्स रखना है, जी के अंदर एफ एक्स, जी एक्स क्या था ये, इसके अंदर 10x रखना, तो जहां जहां भी x उसकी जगह 10x आ जाएगा। अब ये जो गॉफ आया ये h के अंदर रखना, h कौन है, ये रहा, h के अंदर क्या रखना, ये वैल्यू रखनी है। तो h के अंदर जहां जहां भी x है उसकी जगह ये आ जाएगा x की पावर 4, तो 10x 1/4 की पावर 4 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 इंटू एक्स की पावर 4। x क्या है, क्लियर है। तो देखो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बहुत स्टैंडर्ड आ गया, 10x प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 इंटू 10x। ये स्टैंडर्ड दिख रहा है कुछ ना कुछ। √3 कहाँ पे आता है, π/3 पे, π/6 सॉरी π/3 π/3 अपॉन 1 माइनस 10 π/3 इंटू ये कौन सा फॉर्मूला है, या 10 π/3 माइनस x प्लस प्लस x x। 10 ऑफ a प्लस b का तो फॉर्मूला था ये, है ना, बोलो। Yes. अब इसमें x की जगह क्या रख देना, 5π/7। चेक कर लेना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है, बोलो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डुएबल था, समझ में आया कि नहीं आया। सर लेकिन आंसर के में दूसरा आंसर दिखा रहा था। आंसर दूसरा दिखा रहा है, यस सर। यस सर, फर्स्ट ऑप्शन आया था। √3 से 3 इनपुट है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कैलकुलेशन तो सही की है ना अपन ने, 4 √3 1 माइनस √3 x रखने पे कितना आएगा, 5π/7 प्लस π/3, एलसीएम आ जाएगा 21, यहाँ आएगा कितना 15, ये कितना आएगा, ट्वेंटी 2π/21 है ना। यस आंसर में क्या दिया था, सर आंसर में डी ऑप्शन दे रखा है। डी दिया हुआ है, यस सर। डी क्यों दिया हुआ है, ठीक है, एक बार मैं देख लूंगा कैलकुलेशन कहाँ पे गड़बड़ हुई है, ठीक है, मतलब उनके सॉल्यूशन को एक बार देख लेंगे, रेफर कर लेंगे, कुछ और तो नहीं हुआ है, वैसे आंसर ए आना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने क्या टिक किया था, सर ऑप्शन ए किया था, ए करा था। ओके ठीक है, तो ये पेपर करेक्शन में ध्यान नहीं दिया गया फिर, ठीक है। चलो अगला, ये थोड़ा टफ कैटेगरी, हार्ड लेवल क्वेश्चन है। एक्चुअली सीरीज आपके मेंस के सिलेबस से हट गई है, अगर आप देखोगे जेई मेंस का सिलेबस उसमें सीरीज नहीं है, इसलिए हमने सीरीज को ज्यादा डिटेल में देखा भी नहीं है। मैं आपको बस एक तरीका सिखा देता हूँ जनरल टर्म निकालने का, बाकी इसको हम ज्यादा डिटेल में अभी टाइम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि सीरीज पढ़ने के लिए आपके पास कम से कम एक लेक्चर चाहिए 1.5 घंटे का। तो मैं जनरल टर्म निकालने का बस तरीका आपको सिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक तरह का टर्म क्या कर रहा, क्या क्या बन रहा है, 1/4 1/8 1/16। एक तो ये पैटर्न देखो, यहाँ पे पैटर्न क्या है, पहले आपको ये पैटर्न पहचानना पड़ेगा। अच्छा ये कौन से टाइप की सीरीज है, बोलो। सर एजीपी नहीं सीवी 1/4 1/8 1/16 ये क्या है, जीपी है, तो सर ये जीपी है, तो जीपी है ना, ये तो जीपी है। क्या इसका जनरल टर्म आप निकाल सकते हो, जीपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, -1 ये होता है ए मतलब फर्स्ट टर्म, आर कितना है, 1 आपको समझ में आ रहा है, Yes. ये कितना आ जाएगा, n+1, क्लियर है। तो इसका काम तो हो गया, यहाँ तक समझ में आया। Yes. अब देखो इसी की पावर से यहाँ पे पैटर्न बन रहा है 1 2 3 2 3 4 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, ये क्या है 2 की पावर 3 है ना, ये क्या है 2 की पावर 4, ये क्या है 2 की पावर 5। क्लियर है, ए 1/, यहाँ पे कैलकुलेशन सही कहने, आर कितना है 1/2 की पावर n-1, तो ये आ जाएगा 2
पावर n प्लस 1, हाँ करेक्ट। ये क्या है 2 की पावर 2 है ना। तो यहाँ पे जब 2 है तो देखो ये 2 बीच में आ रहा है और इससे एक कम इससे एक ज्यादा यहाँ पे आ रहा है, 3 बीच में आ रहा है और एक कम एक ज्यादा आगे आ रहा है ना। बोलो इसके जब जनरल टर्म लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर n प्लस 1, समझ में आ रहा है। n प्लस 1 बीच में रहेगा, इससे एक कम n और इससे एक ज्यादा n प्लस 2 यहाँ रहेगा। देखो चेक करो एक बार, वेरीफाई कर रहा है क्या। n को 1 रखो, 1 2 3 सेटिस्फाई कर रहा है, n को 2 रखो सेटिस्फाई कर रहा है। ये समझ में आया आपको। देखो यहाँ Yes. पे 2 की पावर 2 था तो यहाँ पे 1 2 3 आया, 2 की पावर 3 था तो 2 3 4 आया, 3 बीच में, यहाँ पे पावर 4 है तो 4 बीच में, आगे 3 बाद में 5, यहाँ पे 5 बीच में, 4 और 5 6 है ना। तो यहाँ पे ये पावर बीच में आएगी और इससे एक कम आगे और इससे एक ज्यादा आगे। अब न्यूमरेटर को देखो, न्यूमरेटर में क्या है 19 28 39 52। अब इसका जनरल टर्म लिखना पड़ेगा, तो पहले इसमें पैटर्न पे चलना पड़ेगा। 19 28 39 52, इसमें क्या प्रॉपर्टी आ रही है। तो जनरली अजीब अजीब टर्म जब भी दिखे तो डिफरेंस देख लिया। 4 का स्क्वायर प्लस 3, 5 का स्क्वायर प्लस 2, 6 का हाँ स्क्वायर प्लस 3। अच्छा वो भी कर सकते, बाकी जनरली डिफरेंस देख लो। वो अगर नहीं देखे देखो डिफरेंस निकाल लिया करो, जनरली पैटर्न डिफरेंस में मिल जाता है। इनका डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है। सर 9। 9 आ रहा है, ठीक। इनका डिफरेंस सर 11। 11। इनका डिफरेंस सर 13। 30। तो डिफरेंस में पैटर्न आ रहा है, बोलो। यस सर। Yes, मैंने आपको सिखाया था जब भी डिफरेंस में पैटर्न आए एक ही तरीका होता है। आप इसको सम लिखो पहले, 19 प्लस 28 प्लस 39 प्लस 52। अब ये डिफरेंस क्रिएट कर लो और लास्ट टर्म आपका कौन सा होगा, nth टर्म tn मान लो। अब इसी को एक और बार लिखो, एक शिफ्ट करके थोड़ा सा एक स्टेप शिफ्ट कर दो। 19 यहाँ लिख दो, 28 यहाँ लिख दो, 39 यहाँ लिख दो। यहाँ पे tn माइनस 1 का टर्म आएगा, tn यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे डिफरेंस लेना तो दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इधर 0 आ जाएगा, 19 नीचे उतर जाएगा। अब यहाँ पे मुझे पैटर्न मिल जाएगा जो कि हमने ऑलरेडी निकाला, 9 11 13 n-1 टर्म्स तक। और ये लास्ट का tn, इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस का tn आ जाएगा। ये माइनस का tn इधर के प्लस का tn हो जाएगा, क्या बचेगा 19 प्लस। अब देखो ये क्या है बताओ, व्हाट इज दिस। सर n 80। ap सम ऑफ n-1 टर्म्स ऑफ ap है। Yes, sir. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ap का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 into d। यस सर। Yes. तो n/2 2a प्लस n-1 into d। क्लियर है, चेक कर लेना कैलकुलेशन। अब यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक बार जनरल टर्म पता करो कितनी आ रही है। अंदर क्या बचेगा, n-2 प्लस का 9, n प्लस 7 n-1 है ना। चेक करना, ये बच रहा है क्या, बोलो। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है। ये ऊपर की कैलकुलेशन कर लो साइड में, क्या आएगा n² प्लस का 6n माइनस का 7 प्लस 19, तो कितना आएगा n² प्लस 6n और 19 माइनस 7 कितना होगा 12। तो ये टर्म आपका आया n² प्लस 6n प्लस 12। ये जो ऊपर थे ना, अब क्रॉस चेक करके देख लो। n को 1 रखो, देखो 19 आएगा, n को 2 रखने पे 28 आएगा, n को 3 रखने पे 39 आएगा, n को 4 रखने पे 52 आएगा। तो ये आपका बेसिकली पूरा क्या है, जनरल टर्म आया। अभी तो ये समझ में आया आपको कैसे लिखा है, बोलो। एक एक का जनरल टर्म अलग अलग निकाल के कंबाइन कर दिया, लेकिन आपको क्या निकालना है, इस पूरे का सम। इस पूरे का सम निकालने के लिए इस पे समेशन अप्लाई करना पड़ेगा, n गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, है ना। इस पूरे पे समेशन अप्लाई करेंगे तो ये सम आ जाएगा। ये बेसिकली आपको जनरल टर्म निकालना सिखाना था, ये आपको सबसे फंडामेंटल तो ये आना चाहिए। फिफ्थ सीरीज का कॉन्सेप्ट तो अलग है, ठीक है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए अलग अलग करके, अलग अलग पार्ट में निकाल के फिर एक साथ कंबाइन करें।
सर वहाँ ऊपर TN को हमने माइनस क्यों करा था? कहाँ पे कहाँ पे? सर यहाँ आपने जो ब्लू से लिखा है वहाँ पे TN कैंसिल नहीं होगा ऊपर नीचे? ऊपर थोड़ी कुछ है, टीएन तो आगे शिफ्ट हो गया ना, आपने इसको शिफ्ट किया तो ये माइनस का टीएन नीचे उतरेगा, इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, इसके ऊपर कुछ है ही थोड़ी, आपने एक शिफ्ट कर दिया ना, तो आखिरी में तो अकेला ही बचेगा। ओके सर। इसके बाद ये भी एक क्वेश्चन सेम था, 2 क्वेश्चन इन्होंने दे दिए थे इनफाइनाइट सीरीज की, यहाँ पे भी आपको जनरल टर्म लिखना पड़ेगा, वही क्वेश्चन है क्या? सॉरी नहीं तो वही है, हाँ। इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन, ये हो गया था, यस सर, ये तो रिपीटेड था। एक सेकेंड ना, ओके सॉरी। देखो ये वाला हो गया था सबसे, बोलो। Yes, sir. ओके देखो ये भी क्वेश्चन डुएबल है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 x की पावर -7 इक्वल है, तो a और b में रिलेशन बताओ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने चाहिए बच्चों, इसमें सिर्फ जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये जैसे जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आपका कोई ना कोई ऑप्शन मैच करेगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, टफ नहीं था, थोड़ा सा बस ध्यान से इसको करना था, कैटेगरी इजी में आएगा। देखो गिवन डेटा को ढंग से उतारो, A is a skew symmetric matrix of order 3x3। हेलो, आवाज आ रही है आपको? Yes. Yes. ये करके आए थे एग्जाम में, बोलो Attempt किया था अटेम्प्ट? चलो एक बार अभी करो, एक बार अभी ट्राई करो, एक बार कोशिश करो। अच्छा आपको मैंने क्लास में सिखा रखा है ना, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने का क्या तरीका सिखाया है? ट्रांसपोज लेके देखो, है ना? Yes sir. सिमेट्रिक स्क्यू Yes, सिमेट्रिक हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए क्लास में, इसको भी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज लेने के बाद देखो वो क्या आ रहा है, अगर सी आएगा तो सिमेट्रिक, माइनस सी आएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक, ये निकालो। और फिर ये भी देखो इसका ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स सी का ऑर्डर क्या होगा, करो ट्राई। सी का ऑर्डर बताओ कितना आएगा, सी जो मैट्रिक्स है बी ट्रांसपोज ए बी, उसका ऑर्डर बताओ कितना आएगा। और आपको फॉल्स स्टेटमेंट पता करना, ध्यान रखना। फॉल्स स्टेटमेंट पता करना, फॉल्स। चलो A is a skew symmetric matrix, तो स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा? A ट्रांसपोज माइनस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, A ट्रांसपोज माइनस A के बराबर होगा, अच्छी बात है। B एक कोई कॉलम मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x1, और C कोई मैट्रिक्स है, C मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है? B ट्रांसपोज A इंटू B। ये आपका क्या है? C है, यहां तक समझ में आया? बोलो। अब इसी के बारे में आपको चेक करना था कि सिमेट्रिक होगा, इसकी सिमेट्रिक हो क्या होगा, तो जिसके बारे में हमें चेक करना रहता है, हम क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोज लेते हैं। Yes. Yes. इसका ट्रांसपोज लेके देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट में आपको सिखाया था, प्रोडक्ट में ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, उल्टा Yes, लिखो क्या? sir. तो ये बी ट्रांसपोज इधर आ जाएगा, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, है ना? Yes, sir. यहाँ से क्या आएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की जगह आ जाएगा -a, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस भी आ जाएगा, तो बेसिकली माइनस बाहर
तो बी ट्रांसपोज ए इंटू बी आ गया। यहां तक समझ में आया? Yes. यहाँ से मेरे पास क्या है कि Yes. सी ट्रांसपोज जा रहा है वो माइनस सी के बराबर है। क्लियर है? Yes. Yes. यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे एक चीज क्लियर होगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, है ना? Yes. Yes. Sir. ठीक है, एक चीज तो पता चल गई। अब इनकरेक्ट बोला था, तो इनकरेक्ट में तो फिर बहुत सारी चीजें आ सकती है। अच्छा, इसकी सिमेट्रिक तो आ गया। अब सिंगुलर नॉन सिंगुलर इस बात पे डिपेंड करेगा इसका ऑर्डर क्या है। अगर ऑर्डर ऑड है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होगा? 0 होगा अगर ऑर्डर ऑड हुआ तो। अब इसका ये पता करते हैं ऑर्डर कितना होगा। तो सी क्या है? बी ट्रांसपोज ए इंटू बी। तो ऑर्डर ढंग से पता करते हैं। तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? बी का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 1। तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होगा? 1 क्रॉस 3। 1 cross 3. ए का ऑर्डर दिया हुआ है 3 क्रॉस 3 और बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, है ना? Yes. Yes. Sir. अब तब शुरू के दो को कंबाइन करोगे, शुरू के दो वाले को कंबाइन करोगे तो बताओ इनका ऑर्डर क्या बनेगा? ये 3 3 One कैंसिल, cross three. 1 क्रॉस 3। इनका ऑर्डर क्या बनेगा? 1 क्रॉस 3। और एक बी पहले से बेटा हुआ जिसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 1। क्लियर है? Yes. Yes, sir. अब दोनों ये दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे तो बताओ ऑर्डर क्या बनेगा? 1 cross 1. 1 क्रॉस। तो ये तो बहुत अलग ही आ गया। 1 क्रॉस 1 का मतलब क्या है? 1 क्रॉस 1 कैसा मैट्रिक्स होगा? कितने एलिमेंट होंगे? Sir. Sir, एक ही एलिमेंट होगा और वो भी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो क्या मुझे बता सकते हो वो एलिमेंट कौन सा होगा? 0. 0, क्योंकि एक ही एलिमेंट होगा वही डायगोनल एलिमेंट होगा और डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक में 0 होते हैं, है ना? yes, sir. Yes. Sir. अच्छा, अब ये 0 है तो सी आपका 0, तो सी ट्रांसपोज तो सी को भी सी के बराबर ही बोल सकता हूं मैं कि 0 प्लस 0 लिखो या माइनस 0 को फर्क थोड़ी पड़ता है। तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा और इसका डिटरमिनेंट भी क्या होगा? 0। तो डिटरमिनेंट 0 मतलब सिंगुलर भी होगा। अरे है ना? अरे 0 प्लस लिखो या 0 माइनस लिखो फर्क नहीं पड़ता। सी ट्रांसपोज सी मतलब सिमेट्रिक भी होगा, इसकी सिमेट्रिक भी होगा, सिंगुलर भी होगा। तो ऑप्शन गलत कौन सा होगा? नॉन सिंगुलर। तो 1 क्रॉस 1 का ये जो मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट 0 आ रहा है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिंगुलर सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। आ रहा है समझ में? बोलो। Yes. Sir. ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको आप अपने ना क्लास वर्क नोट्स में उतार सकते हो। ठीक है, जब भी इस क्लास के बाद अलग क्वेश्चन था थोड़ा क्लास नोट्स। तो इसलिए ये टेस्ट पेपर देने का ये फायदा होता है और टेस्ट पेपर डिस्कशन का ये फायदा होता है। आप देख रहे हो इस डिस्कशन से कितना ज्यादा फायदा मिल रहा है अपन को। एक मेजर टेस्ट के डिस्कशन में कितने सारे चैप्टर हमारे रिवाइज हो जाते हैं और कहीं ना कहीं या कि जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर जेई में ऐसा क्वेश्चन आया, अब आपको कहीं ना कहीं एक छोटा सा आइडिया तो लग गया है अप्रोच करने का तरीका। इसलिए मेजर टेस्ट के डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मेजर टेस्ट देने के बाद मेजर टेस्ट का रीअटेम्प्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। वापिस से ये इनफाइनाइट का क्वेश्चन आया, अभी मैं नहीं करा रहा हूँ। दिसंबर में जब आपकी मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लगूंगा तब मैं आपको इनफाइनाइट सीरीज पढ़ूंगा या फिर जनवरी अटेम्प्ट के बाद, या फिर देखते हैं दिसंबर में कोशिश करूंगा। एक ही लेक्चर का काम है तो एक लेक्चर में इनफाइनाइट सीरीज समझा दूंगा। अभी आपको ये छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है? कि कॉन्सेप्ट सिखाया नहीं, एटलीस्ट हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे पहले वो कर लेते हैं। लिमिट का एक क्वेश्चन आया था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको ट्राई कर लेते। लिमिट्स हमने पढ़ा हुआ है, पहले देख लेते दोनों साइड लिखा क्या हुआ है। या मॉड्यूलस ऑफ x+2 दिया हुआ है, तो मॉड ऑफ x+2 कैसे डिफाइन होता है? कहां पे ब्रेक होगा ये? -2. -2. ग्रेटर देन -2 होगा तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, लेस देन -2 होगा तो माइनस टाइम्स ओपन होगा। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब इसको देख लेते हैं, LHS पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस सॉरी -2 माइनस मतलब -2 से छोटा है, a इंटू e की पावर 1 अपॉन, बताओ ये मॉड पॉजिटिव ओपन होगा कि नेगेटिव? बोलो, लिमिट को देखो ना। -2 से छोटा है कि -2 से बड़ा है? छोटा. -2
ऊपर माइनस दिया हुआ ना, तो -2 से छोटी वैल्यू, तो -2 से छोटी वैल्यू तो मतलब क्या होगा, नेगेटिव ओपन होगा। नेगेटिव ओपन होगा। यस सर। Yes. देखो अपन जब भी लिखते ए माइनस का मतलब क्या होता है, ए से छोटा नंबर, ए प्लस मतलब ए से ज्यादा, तो ये माइनस लिखा हुआ है ऊपर, माइनस मतलब -2 से छोटा, -2 से छोटा मतलब नेगेटिव ओपन होगा। आया ना? यस सर। ये भी नेगेटिव ओपन होगा। अच्छा, अब ये वैल्यू किस तरफ जा रही, मुझे ये पता करना पड़ेगा। ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म पे ले, ये भी तो पता करना पड़ेगा। पता करो कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। एक्स की वैल्यू अगर मैं -2 माइनस रखूंगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसकी तरफ जा रहा है? एवरीवन ट्राई, अभी आपको ये सोचना है, जब एक्स की वैल्यू ये होगी तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहां जा रहा है? करो कोशिश। -2 माइनस का मतलब क्या है? अप्रोक्सीमेटली कोई बताएगा कितनी वैल्यू होगी? बताओ। माइनस का 2.1 वन नहीं, वन तो बहुत ज्यादा पास आ गए सर। 0.001 क्लियर है? ऐसा कुछ होगा। -2 से थोड़ा सा कम, कम मतलब और उधर जाओगे नेगेटिव एक्सिस में, Yes. -3 की तरफ। आया ना? Yes, sir. तो -2.00 कुछ समथिंग 1 होगा। अब सोचो कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कहाँ से किसकी तरफ जा रहा है? कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है? हेलो, पता करा? अरे पता करा कौन सा फॉर्मेट आ रहा है? बताओ बताओ सक्षम, कौन सा फॉर्म आ रहा है? 0/0, ∞/∞, या फिर डायरेक्ट आंसर आ रहा है? हाँ बताओ, बोलो इतनी टाइम में। हाँ बोलो, कौन सा फॉर्म आ रहा है? थोड़ा क्लियर बोलो, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, ढंग से बताओ। क्या है ही नहीं आंसर? सर कर रहा हूँ अभी। कर रहे हो? अच्छा, और किसी ने किया है? सर ∞/∞ है। हाँ, ∞/∞ आएगा। अब देखो, बस आपको ये ई का पता करना है। देखो 1 और 2 से तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना, 1 और 2 तो छोटे छोटे नंबर है। आपको बस ये यही तो पता करना है, ये जो ई की जो पावर में ये कहाँ जाएगा, इसमें इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए। अब देखो ध्यान से, पहले ई की पावर पता कर लो कि ई की पावर कहाँ जा रही है। एक्स आपका यहां जा रहा है, तो x + 2 किधर जाएगा? देखो x की वैल्यू क्या आ रही है? -2.00001 + 2, तो ये जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली देखो कितनी आएगी? -0.00 समथिंग। बोलो
Yes, sir. Yes. है ना। एक ही करके पता करो ना, दिक्कत क्या है। आप पहले ये पता करो x+2, फिर माइनस पता करना, फिर उसका रेसिप्रोकल पता करना, फिर पावर ई चढ़ा देंगे तो क्या पता होगा। आपको कंफ्यूज होना, धीरे धीरे पता करो ना, इसमें कोई बड़ा वो थोड़ी है। यहाँ पे क्या आ रहा है, x+2 जीरो माइनस की तरफ जा रहा है ना, क्या बोल सकता हूँ, जीरो माइनस की तरफ। क्लियर है, बोलो। यस सर। अब इसमें अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, x+2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ रही थी, माइनस 0 पॉइंट समथिंग, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0.000 समथिंग, है ना। तो आपका जो माइनस ऑफ x+2 ये किसकी तरफ जाएगा, 0 प्लस की तरफ। क्लियर है। तो e की 1 नंबर गोइंग टुवर्ड्स 0 प्लस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंफिनिटी, यस सर। है ना। और तो बेसिकली e की पावर में क्या आ रहा है, पॉजिटिव इंफिनिटी। ये जो नंबर है आपने क्या पता करा, 1 नंबर गोइंग टू 0 प्लस, ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव इंफिनिटी, और e की पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी होगा, यस सर। है ना। तो ऊपर भी इंफिनिटी तरफ के जा रहा है और नीचे माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब बेसिकली इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्मेट है। और इंफिनिटी Yes. बाय इंफिनिटी को सॉल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हो। यस सर। तो एल हॉस्पिटल अगर अप्लाई करोगे, बस डिफरेंशिएट करना है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन में भी बहुत आसानी से कर सकते हो। ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ए एज इट इज रहेगा, और इस ई की पावर का डिफरेंशिएशन करोगे, करूंगा नहीं मैं, सिर्फ रख रहा हूं क्योंकि नीचे भी सेम है, और कांस्टेंट का जीरो, नीचे भी कांस्टेंट का जीरो, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेम फंक्शन। देखो ऊपर नीचे फंक्शन तो सेम ही है ना, तो उनका डिफरेंशिएशन भी सेम आएगा, बोलो। यस सर। ऊपर नीचे फंक्शन सेम है तो उनका डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा, सेम। और डिफरेंशिएशन के बाद आपके पास कितना आ रहा है, माइनस के आ रहा है। डिफरेंशिएशन के बाद कितना आ रहा है, माइनस। तो आपको जो एलएचएस पार्ट था उसका आंसर कितना आ गया, माइनस से आ गया। ये समझ में आया। यस पहले ये पता करा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ रहा था, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन में ऊपर और नीचे फंक्शन सेम था, तो दोनों का डिफरेंशिएशन सेम आएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, माइनस का ए। अब आरएचएस में देखो, आरएचएस में भी स्टैंडर्ड है, x की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 5 माइनस प्लस, सॉरी ये इसको क्या लिख सकते हो, -2, और ये माइनस ऑफ -2 की पावर 5, लिमिट x टेंड्स टू -2। क्या ये भी स्टैंडर्ड है। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है, याद करो कौन सा फॉर्मूला। X raised to power n minus a raised to power n. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला सिखाया गया था, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, याद आ रहा है। यस स्टैंडर्ड लिमिट है, और इसका आंसर क्या आया था, एन एक्स एन में n a की पावर n माइनस 1, है ना। यस सर। आप चाहो तो फिर 0/0 एल हॉस्पिटल भी अप्लाई कर सकते हो, बाकी बिना उसके भी कर सकते हो। तो ऊपर नीचे अगर मैं x-2 से डिवाइड कर दूं तो ये वाला फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, और फॉर्मूला आंसर क्या है, n a की पावर n माइनस 1 था, n ऊपर क्या आएगा, n की वैल्यू 4, a की पावर n में, और डिनोमिनेटर भी n, a की पावर n माइनस, तो आ जाएगा 4 इंटू -2 का पावर 3 अपॉन 5 इंटू -2 की पावर 4। तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 4 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन जो भी आंसर आएगा -2 की पावर, देख लेना क्या आएगा। अब ये वैल्यू और उधर इधर इक्वेट कर देना, ए आ जाएगा। क्लियर है, साइन के अंदर ये तो डायरेक्ट है ना। Yes. तो बस थोड़ा सा ध्यान रख के करते, मीडियम लेवल में कैटेगरी में डाल, हार्ड नहीं बोलोगे इसको, मीडियम, ये डुएबल क्वेश्चन था मीडियम लेवल कैटेगरी में। थोड़ा सा अगर प्रॉपर्ली सॉल्व करते तो आसानी से एल हॉस्पिटल ही अप्लाई करना था, और कुछ भी नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन, ए दिया हुआ है, ए इनवर्स दिया हुआ है, पूछा एबीसी क्या होगा, तो ये भी मैं इजी कैटेगरी में ही डालूंगा। एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बताना है, बताओ यहाँ पे क्या तरीका अपनाएंगे। ए पता है, ए इनवर्स पता है, क्या रिलेशन अप्लाई करूँ दोनों में। दोनों को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी निकल जाए। हाँ वेरी गुड। अगर ए और एक मैट्रिक्स दिया और उसका इनवर्स दिया हुआ है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वेट करना, और कंपेयर करके ए और बी निकल जाए, ए और सी निकल जाएगा जो भी पूछे। ठीक है, तो ये भी आपका डुएबल क्वेश्चन था।
अगेन मिडिल टर्म के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो देखो मिडिल टर्म का जब भी क्वेश्चन आता है मैं हमेशा एक ही तरीका अपनाता हूँ। पावर n है तो सबसे पहले पता करो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितनी होगी? 10 10। 10, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो कितनी मिडिल टर्म आएगी? 2 मिडिल टर्म आएगी। कौन कौन सी? 5th, 6th. फिफ्थ और सिक्स। अरे n/2 कर दोगे और एक प्लस वन कर दोगे। हाँ है ना, ये तो फंडामेंटल स्टैटिस्टिक्स का। अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? पांचवी और छठी। अब दोनों निकाल लेना, दोनों का सम पूछा था। T5 निकालने के लिए वापस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, NC4 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर r। T6 क्या होगा? NC5 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर और सेकेंड टर्म की पावर r। सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इजी कैटेगरी में जाएगा। कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं। ठीक है, सर NC4 और NC5 Yes. कैंसिल हो जाएंगे ना? ये समझ क्या हो गया? डाउट है? ठीक है, नो सर। ये अभी रहने देते। अब देखो ये तो मोस्ट इजी क्वेश्चन था, 10 सेकंड के अंदर करने वाला। क्या बोला गया है? जो भी डेटा था हर डेटा में 12 ऐड कर दिया गया। ये बहुत बार बताया मैंने। अगर आप सारे डेटा में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हो तो कौन सी चीज चेंज नहीं होती है? वेरिएंस। ये तो रट जाना चाहिए अब तक, कितनी बार आ गया। ध्यान रखना, जब भी आपके पास कोई डेटा आता है, आप कोई भी नंबर कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हो तो मीन मीडियन मॉड तो चेंज होगा, लेकिन वेरिएंस कभी भी चेंज नहीं होता है। वेरिएंस चेंज कब होता है? जब उसमें हम कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करते तो, है ना? इसका डायरेक्ट आंसर आएगा वेरिएंस। Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes. ये वाला क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, आपको अगर ध्यान हो तो क्लास इलस्ट्रेशन है इसकी। Yes, sir. इसकी multiply, वैरायटी divide मैंने कवर करना। कराई थी, याद है? मैंने कहा था क्या हो गया? बोलो। सर अगर प्लस माइनस करने पे वेरिएंस चेंज नहीं होता तो ठीक। मल्टीप्लाई मैंने डिवाइड आपको कहा था नहीं इसको या होता। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे चेंज होता है, उसके फॉर्मूले से चेंज होता है। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है उसमें आप रख के देख लेना। सर इनमें से आप पहले कोई काम भी- करना, x1 x2 x3 xn का वेरिएंस निकालना, फिर सब में a मल्टीप्लाई करके वेरिएंस निकालना। सर इनमें से कोई सा भी नहीं है जो कि बोलो। मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे भी चेंज नहीं होता। ओके नहीं, सर। मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे सभी चेंज होते हैं। हाँ, सिर्फ ऐड सब्सट्रैक्ट करने पे वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो फटाफट देखो इस क्वेश्चन को। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल प्रोडक्ट x तीनों दिए। तो सबसे पहले सबको किसी एक में कन्वर्ट कर लो। ये आप वापस करना, इस x को आप लिख देना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर। और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर लेते हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर को अलग कर लो। यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस x अपॉन में 3। अब इसके बाद एक ही कॉन्सेप्ट जनरली अपना अप्लाई करते हैं। मुझे पता है जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ये रिस्ट्रिक्टेड होता है बिटवीन 0 एंड 1। आपको बस इसकी जगह ये वैल्यू पुट अप करनी है Sir, X को कैसे लिखा आपने? बिटवीन 0 एंड 1। फिर वहां से प्रिडिक्ट करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं। एक बार कोशिश करना वापस। इसके बाद वापस से यहाँ पे वैल्यू रख रख के पूछा था ए बी सी। ये भी आप क्या हो गया? बोलो। ठीक,
Sir, अच्छा ये क्वेश्चन ये किया था आपने एग्जाम में? yes, sir. बोलो। यस ये डुएबल था। आपके पास डेटा क्या की मैंने? एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 0 है और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है? डी। तो फर्स्ट टर्म 0 तो अगला टर्म क्या आएगा? 0 प्लस डी, 2d, 3d हो गया था ये। और लास्ट कहां तक जाएगा? n टर्म से, तो लास्ट क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू डी। हाँ है ना? Yes, sir. ये xi का डेटा है आपका। और आपको पूछा है वेरिएंस कितना हो, तो वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। देखो हर डेटा में डी मल्टीप्लाई करने पे वेरिएंस डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है। फाइनल आंसर क्या होता है? डी स्क्वायर। काम करना 0 1 2 3 अप टिल n माइनस 1, इसका वेरिएंस निकालना। इसका क्या निकाले ना? वेरिएंस। और जो भी आंसर आएगा, अब आपने क्या करा, अपने डेटा में समय डी मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो जो भी आंसर आएगा उसमें डी स्क्वायर क्या कर देना? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये भी डुएबल है। 0 1 से लेकर n तक का वेरिएंस निकालना। वेरिएंस निकालने के लिए सबसे अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जैसी वैल्यू रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। सर वॉइस ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले याद रखना। वेरिएंस का फॉर्मूला, वॉइस ब्रेक हो रही है। यस सर। Yes, sir. एक मिनट, नेटवर्क चेक करता है। एक सेकंड में कैमरा ऑफ करके नेटवर्क। सर एक बार 16 और एक्सप्लेन कर दोगे आप? कौन सा 16? ठीक है, ये खुद से ट्राई करो। पूरा लिख दिया सामने, फॉर्मूला भी लिख दिया, कैसे अप्लाई करना वो भी लिख दिया। वापस से खुद से ट्राई करना। ये क्वेश्चन डुएबल है। ये वाला कर दिया था सबने? Yes, कैसे sir. करोगे? तरीका क्या रहेगा? सर अरे या बोलो। तो पीपो को 10 में चेंज कर देंगे या फिर पहले 2 में साइन का लगा के फिर अगले 2 को ऐड कर देंगे। हाँ, सबसे बेस्ट है कि आप 10 में कन्वर्ट कर दो। 10 इनवर्स में जनरली फॉर्मूला सबको याद रहता है, तो इन तीनों को 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर देना स्टैंडर्ड ही है। पहला हो जाएगा 10 इनवर्स 4/3, सेकंड हो जाएगा 10 इनवर्स 5/12 और थर्ड हो जाएगा 10 इनवर्स 16 में जो भी निकाल देना। 10 इनवर्स में कन्वर्ट करने के बाद 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कंपोजिट का। मैंने बहुत बार बोला है कि कंपोजिट के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैं चाहता हूँ एक बार आप सब लोग इसको ट्राई करें। 3 मिनट का समय ले लो पर ट्राई करो। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीखने लायक।
हो गया, करा सोल्व आप लोगों ने? बोलो हेलो। हाँ है ना, हो गया तो आगे बढ़े। क्या आंसर आ रहा है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर आना था। ठीक, चलो कर लेते ट्राई, देखते क्या दिया हुआ है। अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। देखो एक्स में क्या बोला कि इनपुट है आर प्लस। आर प्लस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव सर पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर। क्या इसमें जीरो इंक्लूड होगा? नो सर। ये बहुत बहुत बड़ा कंफ्यूजन जनरली। सर हो जाएगा। अरे इतना नहीं, सोच के बोलो। जीरो इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? सर नहीं होगा। पॉजिटिव रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ग्रेटर देन जीरो। क्या होता है? नंबर ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और ये मॉड वन पे ब्रेक होगा, तो जीरो से वन, वन से इंफिनिटी, वन से छोटे में नेगेटिव ओपन होगा, वन से ग्रेटर में पॉजिटिव ओपन होगा, ठीक है। दूसरा फंक्शन था जी एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, सॉरी ई की पावर एक्स। यहां पे भी लेकिन डोमेन क्या है? माइनस वन से इंफिनिटी, ठीक है। अब अगर ई की पावर एक्स की बात करें अपन, ई की पावर एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, और माइनस वन कहां पे आता है? यहाँ पे एक्स की जगह माइनस वन रखोगे तो वैल्यू वन बाई ई रहेगी, माइनस वन से इंफिनिटी। ये वाला ग्राफ आपको लेना, ठीक है। क्या इसका यूज है कि नहीं क्या पता, देखते हैं। बस यहाँ पे ध्यान रखना, इनपुट क्या है? माइनस वन से इंफिनिटी जी एक्स पे, और यहाँ पे इनपुट ये है। बोला फॉग इज डिफाइंड, फॉग अगर डिफाइन हो रहा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ के अंदर क्या रखना आपको? जी। अच्छा, पर एफ के अंदर इनपुट अलाउड क्या है? ग्रेटर देन जीरो ही अलाउड है, बोलो। एफ के यस अंदर जो इनपुट अलाउड है वो क्या अलाउड है? ग्रेटर देन जीरो। पर मेरा जो फंक्शन है क्या वो ग्रेटर देन जीरो है क्या? मेरा फंक्शन ये है, ये तो ऑलवेज ई की पावर एक्स तो वैसे भी ग्रेटर देन जीरो ही होता है ना। यस तो यहाँ पे मैं एक्स कुछ भी रखूं, एक्स की वैल्यू क्या मैं माइनस वन से इंफिनिटी रख सकता हूं इसके अंदर, है ना? बोलो, क्योंकि माइनस वन से अगर इंफिनिटी में रखूंगा तो ये ई की पावर एक्स आएगा, और वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मुझे कोई चिंता करने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो मेरा डोमेन क्या आ जाएगा? ई की पावर इंफिनिटी आ जाएगा, क्योंकि एक्स को मैं ये रख सकता हूँ। सुनो ध्यान, जनरली जब भी हम फॉग की डोमेन या रेंज निकालते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस जी के अंदर जो एक्स है वो क्या क्या अलाउड है, और इससे जो आउटपुट आएगा वो एफ के अंदर जा सकता है कि नहीं जा सकता, ये देखते हैं। तो सबसे पहले कंसंट्रेट होकर सुनो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कंसंट्रेशन रखो ध्यान से। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस जी के अंदर क्या क्या अलाउड है। जी के अंदर अलाउड क्या क्या है? जी का इनपुट क्या है? ये रहा। जी की डोमेन क्या? माइनस वन से इंफिनिटी है। अब ये अगर मैं रखूंगा, एक तो ये रख सकता हूं, ये है। एंड दूसरी चीज क्या देखनी है? जी का जो आउटपुट है, दूसरा क्या चेक करना है? जी का आउटपुट मतलब जी की रेंज शुड बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ एक्स। सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। तो जी का आउटपुट क्या आ रहा है? इसका आउटपुट क्या आएगा? अगर इनपुट ये है, इसका आउटपुट क्या आएगा? ग्रेटर देन जीरो। और ग्रेटर देन जीरो तो इसका ऑलरेडी पार्ट है, तो मतलब ये मैं डोमेन रख सकता हूँ, तो मेरी डोमेन यही हो जाएगी। अब इसकी रेंज क्या आएगी वो देखना है। रेंज क्या आएगी ये देखना। अब जी का जो इनपुट है वो आपका क्या जा रहा है? जीरो से, देखो इसकी वैल्यू कहां से कहा था, ये देख पहले
जी की रेंज क्या है, डायग्राम से देखो ध्यान से, रेंज ऑफ जी, जी की रेंज क्या है 1/e से इंफिनिटी, देखो ध्यान से, ये जो जी है इसकी रेंज क्या है 1/e से इंफिनिटी तक है ना। तो अगर एफ के अंदर वैल्यू 1/e जाएगी, 1/e मतलब कितना होगा, 1 से छोटा, यस सर। तो 1/e कहां पे रखोगे, इसके अंदर, फॉक की वैल्यू 1/e पे कितनी आएगी, तो 1/e यहां रखोगे तो हो जाएगा 1 - 1/e, ठीक है। और इन्फिनिटी रखने पे कहां पे जाएगा, इन्फिनिटी पे, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 1/e से लेके कहां तक जाएगा, मैक्सिमम इन्फिनिटी तक, आया ना। यस जैसे मतलब लॉजिकली थोड़ा सोच सोच के समझना पड़ेगा कि क्या इनपुट रखेंगे, कैसे आउटपुट जाएगा, ये सब चीजें, ठीक है। अगेन द मीन ऑफ टू सैंपल साइज इज दिस, द स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा, द वेरिएंस ऑफ द कंबाइंड सैंपल। तो कंबाइंड सैंपल का वेरिएंस के लिए फॉर्मूला लिखवाया था आपके नोट्स में, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला याद नहीं है तो एक बार सॉल्यूशन से देख लेना, इसके सॉल्यूशन में फॉर्मूला दिया हुआ है, और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पिछले टेस्ट में भी आया था कुछ, तो आपका पिछला टेस्ट था उसमें भी सेम क्वेश्चन आया था। तो जिसको फॉर्मूला याद नहीं है सॉल्यूशन से फॉर्मूला देख के इसको वापस अप्लाई कर देना। अगला क्वेश्चन कंटिन्यूटी का, कंटिन्यूटी का ये क्वेश्चन था जिसमें बोला फंक्शन कंटिन्यूस है 0 पे, तो बताओ ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे भी आपको 0 पे LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों को आपस में इक्वेट करना पड़ेगा, यस और सर। आपको ए और बी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर LHL देखोगे 0 रखने पे 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है LHL, तो 1 की पावर इंफिनिटी को कैसे सॉल्व करते हैं सिखा रखा है आपको। RHL देखोगे तो RHL में तो डायरेक्ट निकल जाएगा, आई थिंक e की पावर 10 2x अपॉन 10 3x है, इसमें आई थिंक ये इजी है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर नीचे 2x से मल्टीप्लाई 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, तो क्या हो जाएगा e की पावर 3x अपॉन 2x, x कैंसिल हो जाएगा तो e की पावर 3/2 आ जाएगा, हाँ है ना। यस सर। तो b की वैल्यू तो डायरेक्टली इसके बराबर ही आ जाएगी, और इसको इक्वेट कर देना a से तो वो भी आ जाएगा, तो ये भी आपका इजी कैटेगरी में जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको करने, हमने इससे भी टफ लेवल क्लास में कर ए और बी आएगा, तो ये भी डुएबल था। तो पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आप कर सकते थे। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके कितने रूट होंगे या फिर इसके कितने सॉल्यूशन होंगे ये पूछा गया। यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये किसी ने किया था एग्जाम में, बताओ, चलो कर लो ट्राई एक बार, 71 अभी करो ट्राई एक बार। करो कोशिश और बताओ कितना आ रहा है आंसर इसका। कोशिश करो सिंप्लीफाई करने की इसको, या तो सिंगल फंक्शन में बदल दो पूरे को, या तो एक तरफ पूरा साइन इनवर्स बदल दो और दूसरी तरफ भी साइन इनवर्स, या दोनों तरफ कॉस इनवर्स। जब तक आप दोनों तरफ सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो आपको कोशिश क्या करनी है, LHS और RHS में दोनों तरफ सेम फंक्शन बना दो, फिर आप इनपुट दोनों के कंपेयर कर सकते हो।
चलो देखो ट्राई करके देखो, या तो पूरे को दोनों तरफ साइन इनवर्स में बदलो, या तो पूरे को दोनों तरफ को कॉस इनवर्स में बदलो। दो तरीके। अगर साइन इनवर्स में बदलने का सोच के देखते हैं तो कॉस इनवर्स को क्या लिखोगे, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 5x माइनस 3। तो यहां से कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 2 उधर जाके प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा। अब इधर तो 2 साइन इनवर्स आ गया, इधर आ गया, तो दोनों तरफ साइन इनवर्स में तो नहीं बदल पाया, पूरा एक साइन इनवर्स होना चाहिए था। ठीक है, दूसरा कोशिश करते हैं कॉस इनवर्स में बदलने की। साइन इनवर्स को क्या लिखोगे, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज, और इधर साइन इनवर्स। अब इसको साइन इनवर्स या फिर इसको भी पाई बाय 2 मैंने लिख सकते हो, क्योंकि पाई बाय 2 भी कैंसिल हो जाएगा, कॉस इनवर्स बदल दो। यहाँ से फायदा क्या होगा, दोनों तरफ से पाई बाय 2 कैंसिल हो जाता है। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, माइनस ऑफ 2 कॉस इनवर्स, माइनस माइनस भी कैंसिल, तो 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 5x माइनस 3। अब यहाँ पे 2 के कोफिशिएंट को हटाना पड़ेगा, तो 2 कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स के टर्म्स में लिखना है। तो इसके लिए भी या तो फॉर्मूला भी होता है, और फॉर्मूला अगर याद नहीं हो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करोगे, cos inverse 2x square minus 1। हाँ वेरी गुड, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो। कैसे आया तो उसको आप ऐसे सोच सकते हो, आपको इसको कन्वर्ट करना है कॉस इनवर्स समथिंग में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको कॉस थीटा के टर्म्स में लिखते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स को आप कुछ मान लो थीटा, कॉस इनवर्स एक्स को आपने क्या मान लिया, थीटा। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा। इसको अगर आपने थीटा माना तो ये क्या हो गया, 2 थीटा। आपको क्या पता करना है, ये कॉस इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा, कॉस। तो कॉस 2 थीटा ही पता करना है आपको। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, Yes. और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा कितना है, एक्स, तो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। अब ये कॉस उधर चल जाएगा, तो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो 2 थीटा दिया हुआ था, इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस इनवर्स दिस। तो 2 कॉस इनवर्स x को क्या लिख सकते हो, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे इन दोनों इनपुट को कंपेयर कर लेना। अच्छा, जनरली हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी इनवर्स वाले क्वेश्चन करो, फंडामेंटल डोमेन हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो दोनों की डोमेन को भी अलग से सेटिस्फाई करना, कि दोनों का जो इनपुट है वो -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, उसके बाद इक्वेट करना। तो इन सबका आपको कॉमन आंसर निकालना पड़ेगा। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहा है। यहाँ पे तो डायरेक्ट कंपेयर करना है, इनको अलग अलग तो 3 इक्वेलिटी को सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद ये वाला भी आप बना सकते हो, ये देख लेना ये स्टैंडर्ड है कि नहीं है। ये जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है 74 और 75, ये आप खुद से ट्राई कर लेना, बाकी छोड़ सकते हो। ठीक है,
तो जो जो क्वेश्चन अच्छे थे, डुएबल थे और जो आपको करने लायक क्वेश्चन थे, जो कॉन्सेप्ट हमने क्लास में पढ़ी करें, उसमें तो आपने देखा होगा लगभग 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप कर सकते थे एग्जाम में। उन 10 क्वेश्चन में से भी एटलीस्ट आप 5-7 भी 6 क्वेश्चन भी सही करते तो मतलब ठीक मैथ्स के हिसाब से। तो ये जो बचे क्वेश्चन मैंने डू योरसेल्फ लिखा हुआ है, इनको आप खुद से एक बार अच्छे से ट्राई कर लेना घर पे। नहीं समझ में आए तो सॉल्यूशन से देख लेना। नेक्स्ट क्लास में जो कल है उसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे, और आपको मैंने कहा था आपको अपने ग्रुप पे मॉड्यूल का आपका होमवर्क भेजना है। अब मैं धीरे धीरे जो होमवर्क नहीं भेजेगा उनको रिमूव करता जाऊंगा, क्योंकि मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हो तो क्लास में आने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, फिर मतलब नहीं आप इंटीग्रेशन पढ़ो। इससे अच्छा आप फिर देख लेना, रिकॉर्डिंग देखना तो रिकॉर्डिंग, यूट्यूब से पढ़ना तो यूट्यूब से पढ़ लेना। तो मैं ये देख लूंगा कि किस बच्चे ने ग्रुप में होमवर्क भेजा है, जो भी रीजन हो आपका, आपको मॉड्यूल के एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हो। बल्कि वो होमवर्क मैंने सैटरडे को ही दे दिया था, वो मैं लिख भी दिया था कि वेडनेसडे तक कर लेना, 4 दिन दिए। क्योंकि इंटीग्रेशन जब तक आप रफली ही भेजना, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट इतना है ना कि थोड़ा समझ में आना चाहिए कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया। ऐसा नहीं कि मुझे एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन चाहिए, आपने जो भी रफली किया वो रफली भेज देना। क्योंकि इंटीग्रेशन में जब तक आप खुद से अटेम्प्ट नहीं करोगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे नहीं। अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे तो फिर मैं क्लास में उस लेवल को टच भी नहीं कर पाऊंगा, फिर आप बोलोगे आपको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं तो आपको फंडामेंटल घर पे कुछ ना कुछ अप्लाई करके आना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप उम्मीद मत करो कि इंटीग्रेशन के गुड लेवल क्वेश्चन आपसे होंगे। इसलिए जो होमवर्क दिया गया है होमवर्क आपको करना है टाइम टू टाइम। पहले इसलिए मैंने एनसीईआरटी से स्टार्ट किया था, तो जिसने भी एनसीईआरटी अगर ईमानदारी से की होगी उसको चीजें थोड़ी बहुत फंडामेंटल क्लियर हुई होगा। अब एनसीईआरटी के बाद अगला लेवल रहता है मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1, और आप स्टेप बाय स्टेप जाया करो। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे रैंडमली यूट्यूब से क्वेश्चन कर करके डाउट डिस्कशन ग्रुप में भेज रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। पता नहीं क्या सोर्स रहता है आपका। मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूँ, यूट्यूब पे जनरली ये लोग ज्यादा लाइक्स लाने के लिए कुछ ऐसे पीवाईक्यू भी कराते हैं जो कि बहुत टफ और लेंथी रहता है। आप वो पीवाईक्यू सर्च करोगे, उस यूट्यूब में घुसोगे, 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कोई अच्छा वीडियो दूसरा दिखेगा, वहां पे चले जाओगे, तो क्वेश्चन तो साइड में रह गया और आप गलत जगह भटक जाओगे। तो फिर बाद में पछताओगे, यार मैं क्या पता पछताओगे क्यों नहीं पछताओगे कि क्वेश्चन तो करना था लेकिन मैं कुछ और में चला गया। यूट्यूब का यूज मत करो, अभी भी बता रहा हूं मैं। खुद पे कंट्रोल नहीं रहेगा अगर आपका, तो आप कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में चल जाओगे। एक वीडियो के चक्कर में आधा घंटा 2 घंटा बर्बाद कर दो। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, खुद से ट्राई करो, 1 बार 2 बार 3 बार, भले उसमें समय जाए। और अगर आपको क्वेश्चन चाहिए, कितनी बार बोला है, ग्रुप पे बोल दो कि सर इस चैप्टर की पीवाईक्यू दे दो, मैं सिलेक्टेड पीवाईक्यू करके पीडीएफ बना के भेज दूंगा आपके पास। रैंडमली यूट्यूब पे मत जाओ, उनको सिर्फ उनके लाइक्स बढ़ाने, उसके लिए वो टफ क्वेश्चन भी कराएंगे जो कि रेलेवेंट भी नहीं होंगे तो भी करवाएंगे, क्योंकि आप वही क्वेश्चन सर्च करोगे जो टफ होगा और वो आपको कोई ना कोई यूट्यूबर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए पहले बोला स्टेप बाय स्टेप जाए। एनसीईआरटी मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1, फिर मॉड्यूल की एक्सरसाइज 2, वो हो जाता है तो फिर इजी मीडियम लेवल पीवाईक्यू ये करो पहले। ये हो जाता तो प्रीवियस टॉपिक रिवाइज करो। हार्ड लेवल पीवाईक्यू करने का सही समय आता है दिसंबर और जनवरी, दिसंबर मोस्टली, तब आप हार्ड लेवल पीवाईक्यू छेड़ा करो। अभी चैप्टर स्टार्ट चल रहा है, किसी भी हार्ड लेवल पीवाईक्यू में जाओगे नहीं होगा, 15 मिनट 20 मिनट बर्बाद कर दोगे। उस 15-20 मिनट में आप कोई चैप्टर रिवाइज कर सकते, इसलिए बहुत स्मार्टली प्रिपरेशन चाहिएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अगला टेस्ट आपका सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन का है। देखो सर्कल स्ट्रेट लाइन डुएबल है। पैरा आप कोनिक सेक्शन छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, कोनिक सेक्शन में भी इलिप्स हाइपरबोला अगर मान लो हार्ड लेवल छोड़ सकते हो, इजी लेवल कर सकते हो, लेकिन सर्कल स्ट्रेट लाइन में फंडामेंटल एटलीस्ट कर लो। तो उसके लिए मैंने आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह दी हुई है। ठीक है, मेंशन की है रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली, वहां पे शॉर्ट नोट्स भी है, क्लास नोट्स भी है, रिकॉर्डिंग भी है, डीपीपी है, डीपीपी का सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। थोड़े दिन बाद में उसमें पीवाईक्यू की वर्कशीट भी डाल। अगेन रैंडमली पीवाईक्यू मत सॉल्व करना। आपको स्ट्रेट लाइंस के अगर रैंडम पीवाईक्यू करने गए, टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन में फंस गए, 2 घंटे बर्बाद कर दोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपका टेंजेंट नॉर्मल। वो टेंजेंट नॉर्मल सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, आपको पता भी नहीं होगा सिलेबस में है कि नहीं है। इसलिए बार बार एडवाइस कर रहा हूँ, रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन उठा के मत करो, समय बर्बाद होगा। आपको चाहिए ग्रुप पे मांगो, मैथ्स के केस में मांग सकते हो, मैं एक पीडीएफ बना के भेज दूंगा आपको,
तो मैंने वहां पे स्ट्रेट लाइन सर्कल की पहले डीपीपी दी, पहले उस डीपीपी को सॉल्व करना, कोशिश करना गुरुवार तक शुक्रवार तक वो डीपीपी कंप्लीट हो जाए, दोनों स्ट्रेट लाइन सर्कल के, आज ट्यूसडे है, और फिर सैटरडे को पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना, ताकि आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन और सर्कल का 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज है, और अगर इजी मीडियम लेवल क्वेश्चन आए तो बहुत इजी हो रहेगा, आपका कम से कम 2 क्वेश्चन सही करके आ जाएगा। तो इस चैप्टर को भी आप कर सकते हो ट्राई, और टेस्ट ढंग से दे सकते हो। फिर हम टेस्ट का जब डिस्कशन करेंगे तो आपका ये चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। हो सकता है आपके स्कूल में टेस्ट आई नो, लेकिन आपके पास ये अपॉर्चुनिटी कि आप 11 के टॉपिक इन टेस्ट के बहाने ट्राई कर सकते हो। फिर मेजर टेस्ट में वापस ये सिर्फ रिपीट होगा। मेजर टेस्ट में आपका इस बार स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कोनिक सेक्शन ये आएगा। तो इस वीक आपका स्ट्रेट लाइन सर्कल का है, और अगले वीक फिर कोनिक सेक्शन का। तो मैंने प्लानर बनाया भी ऐसे ही था आप लोगों के लिए, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप कर सको। आपको ध्यान होगा, सबसे पहले मैंने स्टैटिस्टिक्स करवाया, फिर बाइनोमियल करवाया, फिर सीक्वेंस सीरीज करवाया, एक एक का चैप्टर टेस्ट लिया, फिर आपका मेजर टेस्ट में दिया। मैथ्स के प्लेन में बहुत सिस्टमेटिकली बनाया था। सेम काम अभी वापस किया है, पहले स्ट्रेट लाइन सर्कल, फिर कोनिक सेक्शन, फिर मेजर टेस्ट, और तब तक आपका इंटीग्रेशन भी साइड बाय साइड कवर हो जाएगा। इसलिए जिसको भी स्ट्रेट लाइन सर्कल करना है उस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके डीपीपी अटेम्प्ट कर लेना, फिर थोड़े दिन बाद मैं पीवाईक्यू भेजूंगा, पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर लेना, तो आपके 3 क्वेश्चन जेई के फिक्स हो जाएंगे। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय।